ऑल जो हम आज हम पढ़ेंगे आपका अरे पीसीए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पीसीए के बारे में पढ़ेंगे, क्या उसके प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि एक टॉपिक पीसीए का जो है एसए में भी, प्री में भी और मतलब कि इंटरव्यू में, तीनों में ये टॉपिक बनता है। फिर हम पढ़ेंगे पंचशील एग्रीमेंट क्या हुआ था चाइना और इंडिया के बीच में, क्योंकि थोड़ी न्यूज़ पंचशील से रिलेटेड है और हिस्ट्री में कैसे चाइना ने वॉयलेट किया है इसको, वो भी चेक करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद मिड डे मील स्कीम पढ़ेंगे, क्योंकि आज जो एडिटोरियल आया वो मिड डे मील से रिलेटेड, कहीं पीडीएस से रिलेटेड है, तो मिड डे मील स्कीम हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, पीडीएस से रिलेटेड एडिटोरियल है, उससे बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। पीडीएस स्कीम कहाँ से इवोल्यूशन हुई, क्या क्या हुआ, कब से एक्ट बना इसका, पीडीएस का बैकग्राउंड क्या है, स्टेट और सेंट्रल के रोल क्या है इसके अंदर, वो चीज़ हम चेक करेंगे। ठीक है ना। और फिर जो लास्ट में हम पढ़ेंगे सब चीज़, क्योंकि पीडीएस जो है ना वो पेपर में अलग ही टॉपिक है। जैसे आप सिलेबस उठाओगे यूपीएससी का, उसमें पीडीएस एक डिफरेंट टॉपिक उसके अंदर लिखा आपको मिलेगा। तो पीडीएस एक ऐसे भी बन सकता है, उसमें भी। फिर आपको ईआईए पढ़ेंगे हम, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये लास्ट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड एडिटोरियल ही आया है। ठीक है ना। तो ये मैं पूरा बताऊंगा उसके बारे में। फिर 2020 में कुछ ड्राफ्ट लेके आए थे, कुछ चेंजेस लेके आए थे, अभी होल्डिंग पे है, पर वो हो जाते हैं इन फ्यूचर, तो हम उनको देख लेंगे। 4-5 ही उसमें चेंजेस हैं, वो हम ईआईए के देख लेंगे। नाउ वी कम ओवर हिंदू न्यूज़पेपर। जो पहले पेज पे न्यूज़ आती है वो रिलेटेड टू आती है, अभी केरला हाई कोर्ट ने रिस्टेन किया है सेंटर को ऑन आईटी एक्ट। ठीक है ना। मैंने बताया ना पेटिशन फाइल हो गई है, जगह जगह पेटिशन फाइल होने लगी है अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब गवर्नमेंट स्टेप ले रही है, मतलब हाई कोर्ट क्या क्या करना है, क्योंकि कर्टेल करते हैं आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और ठीक है स्पीच को कर्टेल करते हैं, ऐसा इसमें बताया गया। जो रूल 4.2 है, इज मैंडेटरी फॉर सोशल मीडिया इंटरमीडिएट टू अनेबल ट्रैकिंग द ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन। मतलब देखो ओरिजिनेटर है तो उसकी प्राइवेसी को भी हार्म कर रहे हैं, आप उसके बारे में बता रहे हो किसने आर्टिकल लिखा है, तो उसकी प्राइवेसी का भी कंसर्न्स है। तो इस चीज़ से बहस चलेगी, जितनी चलेगी हम देख लेंगे, कितनी चलेगी वो उसके आगे फ्यूचर में देखते रहेंगे। और फिर ब्रेकफास्ट इन द स्कूल प्लान फॉर फेसिंग, मतलब फेसिस डिले, कुछ डिले हो सकता है क्योंकि अभी क्या था, मिड डे मील मिल रहा था स्कूल में, और अब ब्रेकफास्ट भी मिला करेगा। मिड डे मील तो दोपहर में खाना दिया जाता है, अब ब्रेकफास्ट देने की भी बात चल रही थी, थोड़ा उसे डिले हो सकता है, फेसिस इन्हें डिले हो सकता है। क्यों हो सकता है, पेंडेमिक, लैक ऑफ मतलब फाइनेंस तो इतनी है। तो मिड डे मील स्कीम हम पूरी पढ़ेंगे, जब ब्रेकफास्ट मिलना स्टार्ट होगा क्या इंक्लूड होगा उसके अंदर, कौन इंप्लीमेंट करेगा, वो हम देख लेंगे। वैसे जो स्ट्रक्चर है उसी पे मेंटेन किया जाएगा, बस ब्रेकफास्ट ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ आती है हमारा आता है वो, मतलब कि ये तो यही आप लिख सकते हो, यूपी की पंचायत है, मुजफ्फरनगर की पंचायत है मेरे यहाँ की, उसने बोला है कि गर्ल्स को जीन्स पहनना और बॉयज़ को हाफ पैंट पहनने पे पंचायत ने बैन लगा दिया। अब इस वर्ल्ड में कहाँ एग्जिस्ट कर पाएंगे, वी आर इक्वलिटी की बात चल रही है, सब चीज़ की बात चल रही है, और दूसरी तरफ ऐसे वर्डिक्ट सुना रहे हैं, खाप पंचायत सुनाती रहती है हमारे यहाँ। ये है थोड़ा रोल उनका है। ये एडिटोरियल बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। डिविडेंड पॉलिटिक्स तमिलनाडु में इलेक्शन है, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे कि वहाँ क्या है। ठीक है ना। ये भी नहीं पढ़ेंगे, उत्तराखंड में गवर्नमेंट चेंज हो गई है, जो वहाँ के मतलब बीजेपी के सीएम थे आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनको चेंज करके दूसरे आ गए, तीरथ सिंह रावत आ गए हैं। क्यों आए, उनका पॉलिटिकल मैटर है अंदर। जो पहला आता है रेगुलेशन रीडेक्स, इसका मतलब क्या है, कल मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी, इन्वायरमेंट रेगुलेटरी अपॉइंट नहीं कर रहा है यूपी गवर्नमेंट, जो खाली सीट पड़ी है। अब इन्वायरमेंट रेगुलेटरी क्या है, वो रेगुलेट करता है कि जो इन्वायरमेंट के प्रोजेक्ट आएंगे वो कैसे डेवलप किए जाएंगे। ठीक है ना। ये बैकिंग इसे मिली हुई है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में ऐसे दिया गया था, जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन होते हैं उसको चेक करता है। तो इसमें सारा यही आया कि क्यों नहीं कर रहे हो आप क्लियरेंस अंडर द फॉरेस्ट एयर, इन सब चीज़ की मतलब क्या बोला गया है कि इन्वायरमेंट रेगुलेट के अंदर, मतलब गवर्नमेंट की वैल्यू है ना, नेचर की वैल्यू ही नहीं है गवर्नमेंट के सामने, तभी कोई इन्वायरमेंट रेगुलेटर अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है इन्वायरमेंट की। तो इस सब में यही बात की गई है। पीएल फाइंड हुई थी लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी इन द ईआईए प्रोसेस। तो आप ईआईए के बारे में लिखने के लिए आएगा तो आप एक इन्वायरमेंटल रेगुलेटर लिख सकते हो कि गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करती है। क्यों अपॉइंट नहीं करती है, कि मतलब कि वो रेगुलेट करेगा, इंडिपेंडेंटली चेक करेगा, तो उसमें क्या हो सकता है कि मतलब रुकावट आ सकती है, कोई प्रोजेक्ट गवर्नमेंट बना रही है, तो इसलिए ईआई प्रोसेस में क्या होता है, लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी, इसलिए बोला जाता है कि इसकी क्रेडिबिलिटी कम है। तो मैं आपको ईआई के बारे में पढ़ाऊंगा वो है क्या। दूसरी न्यूज़ जो आती है वो आता है केस टू रिवेम द नीड ऑफ द बेसिस ऑफ पीडीएस। जो पीडीएस स्कीम आपकी चल रही है ना, कहाँ से स्टार्ट हुई, सब मैं आपको पूरा हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये पीडीएस जो टॉपिक है ना, ये एक डिफरेंट मतलब अलग ही टॉपिक है। आप सिलेबस उठा के देखोगे यूपीएससी का तो पीडीएस लिखा है उसमें, बस पीडीएस स्कीम अलग टॉपिक है पूरा एक अपने आप में। तो आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगा। इसमें भी पूरे आर्टिकल में इशू क्या है कि गवर्नमेंट सब्सिडी बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है, लोग इंक्रीज होते जा रहे हैं,
फिर फूड की सब्सिडी, तो सब्सिडी बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? दो कारण मतलब हो सकते हैं, या तो कोई मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही हो, ठीक है, 2/3 पॉपुलेशन को कवर करता है पीडीएस, ये भी मान सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है, लीकेज भी हो सकता है कहीं पे, मतलब ब्लैक मार्केटिंग ये वो सब। और तीसरा इशू इन्होंने क्या बताया, गवर्नमेंट देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग प्राइस बताएगी और स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से अलग प्राइस रखती है, कहीं फ्री कर देते हैं, कहीं वो पॉवर्टी के लिए भी अलाउड कर देते हैं, कहीं नॉन बीपीएल कार्ड के लिए भी अलाउड कर देते हैं। तो एक तरह से एक स्ट्रक्चर चाहिए अच्छा सा, क्योंकि थोड़ा पुराना हो चुका है, 2013 में आया था, बहुत पुराना स्ट्रक्चर चल रहा है, तो एक अच्छा स्ट्रक्चर चाहिए। और क्या चाहिए, एंड टू एंड कंप्यूटर, आपका कंप्यूटराइजेशन चाहिए ऑपरेशन के लिए, डिजिटल मतलब डिजिटलाइजेशन चाहिए डाटा राशन के लिए, कार होल्डर के लिए सीडिंग चाहिए आधार के साथ में, और ऑटोमेटिक फेयर शॉप होनी चाहिए, वो सस्ता गल्ले की दुकान जो होती है वो भी ऑटोमेटिक। ये कुछ उन्होंने बताया कि स्टेप क्या लेने चाहिए, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या स्टेप डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट ने लिए हैं। और नीड होनी चाहिए, मतलब कटिंग डाउन होना चाहिए सब्सिडीज़ का, कटिंग डाउन, देखो सब्सिडीज़ बहुत दी जा रही है, उसका कटिंग डाउन होना चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं, हमें ये जो लीकेज हो रहा है ना बीच में, कहीं से ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, क्या होता है वो सरकारी अनाज को बेच देते हैं ब्लैक मार्केट में, तो उसको लीकेज को रोक देंगे हम, तो अपनी सब्सिडीज है उसमें बेनिफिट मिलेगा और कॉस्ट सेविंग पैसा भी बचेगा। इन सब चीज़ को चेक करना के लिए ये आया है, मैं आपको सारा बताऊंगा, अंत्योदय योजना भी सब चीज़ बताऊंगा। इवोल्यूशन ऑफ पीडीएस सिस्टम, तो दो हम पढ़ेंगे, ईआईए और इवोल्यूशन ऑफ पीडीएस सिस्टम। हम आ जाते हैं अपने नोट्स के ऊपर। पहले मैं आपको ईआईए के बारे में थोड़ा बताता हूँ, ईआईए है क्या, मैंने एक बार और रिवाइज किया था, मैं दोबारा बताता हूँ। ये मतलब कि इंट्रोडक्शन इसका बताता हूँ। ईआईए क्या है, इम्पैक्ट मतलब कि असेसमेंट करते हैं, जैसे एक प्रोजेक्ट डेवलप होने वाला है, ठीक है ना, वो पहले मतलब उसे रखा गया है कि मतलब ये प्रोजेक्ट यहाँ पे हम रोड बनाने वाले हैं, तो ईआई आएगा उसका असेसमेंट करेगा कि इस रोड से कोई बेनिफिट, मतलब कि क्या बेनिफिट है, क्या लॉसेस हैं इससे, जो उसके आसपास घर है, कम्युनिटी रहती है, उनको कोई लॉस तो नहीं है, इन्वायरमेंट को कोई लॉस तो नहीं है, मतलब पेड़ कटिंग होगी, कितना स्कोप होगा, क्योंकि वो चेक करते हैं कि बनने से कितना फ़ायदा होगा और ना बनने से कितना फ़ायदा होगा, दोनों चीज़ को असेसमेंट करते हैं। तो ईआईए का काम है, इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट क्या आएगा उस प्रपोज प्रोजेक्ट से, तो ये सारा काम ये करते हैं। ह्यूमन हेल्थ पे क्या आएगा, ठीक है ना, तो बेनिफिशियरी मतलब बेनिफिशियल और एडवर्स भी, मतलब एडवाइस भी बताएगा ये आपको करना है। ये यूएनईपी ने डिफाइन भी किया है, आप ये सीधा पढ़ लेना। इम्पैक्ट वही सब चीज़ें बताइए, रिड्यूस द एडवर्स इम्पैक्ट द शार्प द प्रोजेक्ट, मतलब कि शार्प करने के लिए प्रोजेक्ट को। तो इसे बैकिंग कहाँ से मिली हुई है, मतलब ईआई को ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, इससे इसे बैकिंग मिली हुई है, प्री का पॉइंट बनता है। हिस्ट्री क्या है इंडिया में, ये मतलब कि स्टार्ट हो गया था, मतलब 1976-77 से प्लानिंग कमीशन ने ऐसा बोला था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू एग्जामाइन द रिवर वैली प्रोजेक्ट फॉर इन्वायरमेंट एंगल। जैसे रिवर बनानी है, रिवर वैली प्रोजेक्ट बना रहा है, तो आप इन्वायरमेंट एंगल से चेक करो ये सही भी है। आप इसे मेंशन कर सकते हो, जैसे ये अभी उत्तराखंड में ये आपका फ्लड आया ना, इसमें मेंशन कर दे तो ईआई अच्छे से ट्रांसपेरेंटली काम करे, तो ऐसे फ्लड को हम मिटिगेट कर सकते हैं, तो ईआई के उसमें ऐड कर सकते हो। टिल 994 तक गवर्नमेंट क्लियरेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, एडवर्स मतलब एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन से चल रहा था, लैक ऑफ लेजिस्लेटिव सपोर्ट नहीं थी इसके पास। और हम 994 में यूनियन जो आपका एक्ट है आपका एनवायरनमेंट 1986, इसे स्टैट्यूटरी बैकिंग दे दी गई थी। तो कब दी गई, 994 में, बस इतना याद रखना, ठीक है ना। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर आने लगा, ठीक है ना। फिर इसमें कुछ चेंजेस किए गए, 2006 में कुछ चेंजेस किए गए, इसमें स्टेप कुछ न्यू स्टेप लिए गए। एक तो मैंडेटरी किया गया बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए, जैसे माइनिंग हो गया, क्योंकि माइनिंग से आसपास की लोकल कम्युनिटी इफेक्ट पड़ता है, थर्मल पावर प्लांट से वो हीट निकलती है, सब कुछ होता है, रेडिएशन आती है, वो सब रिवर वैली से भी इफेक्ट पड़ता है। फिर ये रोड हाईवे इनके लिए मैंडेट किया गया, टू गेट ए इन्वायरमेंट क्लियरेंस आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी नोटिफिकेशन में 994 से मतलब कि अलग था थोड़ा सा, प्रोजेक्ट जो स्टेट गवर्नमेंट के थोड़े अलग रखे गए थे, वो साइज़ के हिसाब से डिपेंड किए जाएंगे उन्हें ईआईए मैंडेटरी है नहीं है स्टेट के प्रोजेक्ट। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, इसकी एक डायग्राम दिखा देता हूँ। देखो इसमें दो तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, एक तो बी कैटेगरी और ए कैटेगरी, उनके लिए लिमिटेड होता है, ठीक है। और जो एक होते हैं सी कैटेगरी, वो नॉन, उनको ईआई की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें बस स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एप्लीकेशन प्रोसेसर से काम कर दिया जाता है। अब मैंने आपको आइडिया दे दिया तो कैसे काम करता है, फिर लास्ट में इम्प्लीमेंटेशन, तो ये सब होता है, मैं आपको पूरा पढ़ा देता हूँ। अब प्रोसेस क्या है, पहले होता है स्क्रीनिंग, प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, क्या करोगे, इन्वॉल्वमेंट, लोकेशन कहाँ होगी, फिर स्कोपिंग होता है। इसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट की पोटेंशियल इम्पैक्ट, जोन पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, मिटिगेशन क्या ले सकते हो पॉसिबल ये। फिर कलेक्टिंग ऑफ बेसलाइन डाटा कि इन्वायरमेंट स्टेटस उस एरिया की स्टडी की जाएगी,
कोई इतने बनने के बाद इफेक्ट तो नहीं आएगा। फिर इम्पैक्ट प्रिडिकेशन किया जाएगा, क्या इम्पैक्ट होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। फिर मिटिगेशन मेजर्स लिए जाएंगे। फिर पब्लिक हियरिंग, जब सब कुछ कर लिया जाएगा फिर वो पब्लिक, जो आसपास की पब्लिक है उसके सामने रखा जाएगा, हम प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं ये। फिर पब्लिक से बात की जाएगी। फिर डिसीजन मेकिंग किए जाएंगे, पब्लिक कुछ चीज़ बोलती है ऐसे करो ऐसे करो, फिर उस मॉनिटरिंग की जाएगी, मतलब ठीक से चलो। फिर अल्टरनेटिव बताए जाएंगे, चलो ये से नहीं तो ऐसे कर लो। उसके बाद वो प्रोजेक्ट को फाइनल कर देते हैं। तो ये 2000 आपका पहले चलता था, फिर 2006 में कुछ इसमें चेंजेस लेके आए, ठीक है ना। तो मतलब कुछ और भी है, स्टेक होल्डर नहीं है ऐसे प्रोसेस में, क्या कि प्रोसेस प्रपोज प्रोजेक्ट होते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होते हैं, इसमें सब कुछ बैठते हैं ये वो सब। तो कुछ 2006 में अमेंडमेंट करके हम कुछ प्रोसीजर लेके आए। हमने कैटेगरी ए और कैटेगरी बी प्रोजेक्ट को डिवाइड कर दिया। कैटेगरी ए में नेशनल लेवल रख दिए और स्टेट में, मतलब कैटेगरी में स्टेट लेवल अप्राइजल रख दिया। अब कैटेगरी ए के प्रोजेक्ट हैं तो इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी होगी, एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी होगी। कैटेगरी बी के लिए स्टेट लेवल पे होगा, ठीक है ना। स्टेट लेवल पे कौन होगा आपका, ये SEIA होगा, स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी होगी, और एक्सपर्ट अप्राइजल स्टेट लेवल की होगी, ठीक है ना। तो ये हमने ऐसे डिवाइड कर दिया। और हमने जो स्टेज मैंने इतनी सारी बताई थी ना आपको, ये 8-9 स्टेज जो बताई थी, ये हमने कम करके ये स्टेज हमने 4 ही कर दी, क्योंकि स्क्रीनिंग कर लो, स्पोकिंग मतलब स्कूपिंग और पब्लिक हियरिंग और अप्राइजल बाद में हमने 4 कैटेगरी में कर दी। ये अरेंज करने के लिए आती हैं। आप कैसे लिख देता UPSC, स्कूपिंग, पब्लिक हियरिंग, स्क्रीनिंग, अप्राइजल, इन्हें अरेंज करो ऊपर से लेकर नीचे तक कैसे होता है। तो आप ऐसे स्क्रीनिंग, स्कोपिंग HS वाली, फिर पब्लिक, फिर अप्राइजल ऐसे। फिर कैटेगरी ए प्रोजेक्ट के लिए मैंडेटरी है, वो जाएंगे स्क्रीनिंग के लिए। और कैटेगरी जो स्टेट वीक प्रोजेक्ट थे उन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक तो B1 प्रोजेक्ट वो मैंडेटरी थे, और B2 प्रोजेक्ट उन्हें कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी लेने के लिए। इंपॉर्टेंस क्या है, आप इंपॉर्टेंस दिमाग से लगाओ थोड़ा, मतलब इन्वायरमेंट के लिए इम्पैक्ट ना पहुंचे उसके लिए। कॉस्ट इफेक्टिव प्रोजेक्ट बने, ज़्यादा पैसा ना लगे, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोजेक्ट बने। डिसीजन मेकिंग होती है, कहीं आप डिसीजन लेके काम करोगे तो अच्छा काम करोगे, इम्पैक्ट भी नहीं जाएगा। फिर इनक्रेज करता है मिटिगेशन स्ट्रेटेजी क्या रखी जाए। फिर डेवलपमेंट प्लान, फिर वो आसपास की कम्युनिटी को हार्म ना पहुंचाए, आप ऐड कर सकते हो। तो यही सब चीज़ें इसमें थी आपकी। ये सब चीज़ मैंने पब्लिक हियरिंग मैंने लिख दिया है कि मतलब कुछ इसमें, मतलब कि शॉर्ट कम्स ऑफ ये ऐसे प्रोसेस क्या है, ये आप पढ़ लेना। मेंस के लिए, प्री के लिए इसमें कोई पॉइंट नहीं है, प्री के मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। वे फॉरवर्ड क्या, इंडिपेंडेंट ये अथॉरिटी इंडिपेंडेंट होगी तो इंडिपेंडेंटली काम करेगी, ठीक है ना। एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर पब्लिक हियरिंग एक गुफ्ट, इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंटी मैनर में होनी चाहिए, कि 4 आदमी बुला के लिए बैठा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पूरी कम्युनिटी से बात करनी चाहिए जो वहाँ पे रहती है, 4 आदमी से नहीं, ठीक है ना। तो जितनी पब्लिक मतलब हियरिंग ज़्यादा लोग गैदर होंगे उतना अच्छा होगा। ग्रांट ऑफ क्लियरेंस मतलब एक ट्रांसपेरेंट वे में होने चाहिए। कंपोजिशन ऑफ एक्सपर्ट कमेटी होनी चाहिए। देखो एक्सपर्ट कमेटी तो एक्सपर्ट वे से काम करेगी। आप खुद बताओ, एक IAS ऑफिसर है, कल तक वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को संभालता था, आज वो किस चीज़ को संभाल रहा है, आज वो उसे इन्वायरमेंट की दे दी, तो उससे एक्सपर्ट नहीं है वो उस किसी भी चीज़ में। जब भी तो लिटरल एंट्री जो रखी है UPSC ने, लिटरल एंट्री भी तो रखी है, वो एक्सपर्ट्स होंगे। जैसे एग्रीकल्चर में उसे रखना है, कोई जॉइंट आपको सेक्रेटरी बनाता है, वो कहीं कहीं पे डायरेक्टर होगा किसी एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस होगा, वो अप्लाई कर सकता है। तो तभी तो एक्सपर्ट की बहुत ज़रूरत है। फिर मॉनिटरिंग कंप्लेन, मतलब कुछ आए तो उसके लिए थोड़ा सा क्लियरेंस होनी चाहिए कंडीशन में, यही सब चीज़ें इसकी हैं। अब ड्राफ्ट 2020 में क्या है, होल्डिंग है, अभी लागू नहीं है, कोरोना आ गया था, ये होल्डिंग है ड्राफ्ट। एक तो सेक्रेटरी बैकिंग है, तो आपको पता ही है। इन्वायरमेंट एक्ट ड्राफ्ट क्या था, जो पीरियड था ना पब्लिक कंसल्टेशन का, हियरिंग का, वो मैक्सिमम 40 दिन का होना चाहिए। ऐसा करने की बात की, शॉर्टन करना था पीरियड, जो 40 दिन का था उसे थोड़ा कम करना था। फिर रिडक्शन करना था 30 से लेकर 20 दिन के अंदर, जो पब्लिक टू सबमिट द रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द पब्लिक हियरिंग। पहले क्या था कि मतलब 40 दिन का था, उसे कम करना था, ठीक है ना। फिर पब्लिक के सामने अपने ड्राफ्ट रखा, 4-5 दिन में समझाया उन्हें, फिर उन्हें 20 दिन के अंदर पब्लिक हियरिंग में क्या रीज़न निकला उसको कम करना। तो एक ओवरऑल आप देख सकते हो कि टाइम पीरियड को और कम करने की बात की जा रही है। और इकोनॉमिकल जो सेंसिटिव एरिया है उन्हें विदाउट हियरिंग, मतलब इकोनॉमिकली उन्हें विदाउट हियरिंग ऑफ इन्वायरमेंट क्लियरेंस, पब्लिक हियरिंग नहीं रखी। जैसे इकोनॉमिकली ये बनाना ही पड़ेगा आपको ये प्रोजेक्ट। तो इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरिया है, मतलब सेंसिटिव, तो विदाउट पब्लिक हियरिंग नहीं कराएंगे हम उसमें, और डायरेक्ट प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दे देंगे। और जो रेड और ऑरेंज टॉक्सिक इंडस्ट्रीज है ना, रेड और ऑरेंज कैटेगरी में, एक तो वाइट कैटेगरी होती है, उनको क्या 0.5 किलोमीटर के बाहर रखा जाएगा, जो प्रोटेक्टेड एरिया है उनके आसपास के, ठीक है ना। बस यही सारी चीज़ें। माइनिंग प्रोजेक्ट को जो क्लियरेंस देनी थी अब कम कर दी गई, मतलब उन्हें क्या करना था, जैसे अब मैंने माइनिंग दे दी, उसकी वैलिडिटी उसे 50 साल बाद फिर क्लियरेंस देनी है, कि मतलब इन्वायरमेंट क्लियरेंस चाहिए,
वो हमने कम करके 30 साल कर दी, मतलब वर्षी जब मतलब कि 50 साल थी, फिर 10 ईयर वर्षी जब 10 ईयर करंटली होती, 10 ईयर से 15 साल कर दी, तो उससे क्या होगा, थोड़ा इफेक्टिव वे में काम करेंगे वो लोग। तो ये हमने कुछ क्या टाइम कहीं घटाया, कहीं टाइम कहीं बढ़ाया, और इकोनॉमिकल सेंसिटिव जो एरिया है उनको विदाउट पब्लिक हियरिंग हमने रख दिया। ये ड्राफ्ट है जो भी होल्डिंग पे है। ये हमारा हो गया EIA के बारे में। मैं आपको बताता हूँ मिड डे मील और PDS, क्योंकि मिड डे मील का ब्रेकफास्ट से रिलेटेड आया, तो मिड डे मील और PDS मैं आपको पढ़ा देता हूँ। पहली जो स्कीम आती है वो आती है आपकी मिड डे, मतलब स्कीम आती है वो आती है आपकी मिड डे मील। आपको पता है कि मिड डे मील HRD की स्कीम है, और ठीक है ये मतलब कि HRD की स्कीम है, ये कुछ मत पढ़ना है, पुरानी न्यूज़ है, थोड़ा कंप्लेन वम्प्लेन मिल रही थी यूटीज़ में, उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, मिड डे मील कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ HRD, उसका भी एक डिपार्टमेंट है HRD का, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, इसके अंदर आती है। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है यूपीएससी में ये लाइन देके, तो आपको याद होगा किसके अंदर आता है, तो भी कर सकते हो। 995 में सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, जो 995 में लॉन्च की गई थी, 995 में। ठीक है ना, आप याद कैसे रखोगे ना ईयर को, आप कुछ भी किया करो, आप किसी का बर्थडे, मेरा बर्थडे जैसे आता है तो मैं याद रखूँगा 995 में, और फिर किसी का भी बर्थडे, कोई बॉडी बनी हो आपको याद हो, कोई इवेंट हो, तो आप उसे लिंक कर लिया करो, अच्छा मिड डे मील भी तभी चली थी, ऐसे लिंक करते रहा करो। और ये स्टडी मतलब क्या, पैसा दी मतलब कि खाना खिलाया जाता है 1 से लेकर 8वीं क्लास के बच्चों को, 1 से लेकर 8वीं क्लास, गरम खाना खिलाया जाता है मिड डे मील में। और जो 1 से लेके 5वीं तक के बच्चे रहते हैं प्राइमरी वाले, उनको 450 कैलोरी, ये पूछा गया है क्वेश्चन, 450 कैलोरी 1200 ग्राम प्रोटीन देना है, ये स्टैंडर्ड मेंशन है। और जो अपर प्राइमरी वाले रहते हैं उसमें 700 कैलोरीज और 20 ग्राम प्रोटीन देना है, ये फ्री ऑफ चार्ज देना है, और गर्म खाना देना है। ये गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एड स्कूल में चलती है, जो गवर्नमेंट एड जिन्हें देती है, ये मदरसा जो होते हैं आपके, मकतबाज जो होते हैं, उनमें भी चलती है, जो सपोर्ट करते हैं, मतलब जो आते हैं सर्व शिक्षा अभियान के अंदर जो आते हैं उनको दी जाती है। और ठीक है, इसे जॉइंटली मतलब लिंक कर दिया गया मिड डे मील को आपका अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2013, जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंदर मैंडेटरी कर दिया गया टाइम टू अमेंडमेंट करके। ठीक है ना, रूल्स क्या है कि सब चिल्ड्रन को सर्व किया जाएगा मिल ओनली इन स्कूल डे, संडे के दिन नहीं, ओनली इन स्कूल डे। तभी तो प्रॉब्लम आई है ना कि हमारा क्यों न्यूट्रिशन कम, सप्लाई कम हो गई है, माल न्यूट्रिशन क्यों बढ़ने लगा है, क्यों कि भाई स्कूल्स बंद थे पेंडेमिक टाइम में, खाना सप्लाई हुआ नहीं बच्चों को, भले से हमने PDS स्कीम को करके दे दिया, उससे दे दिया, पर बच्चे स्कूल में आते तो उन्हें खाना मिलता था, एक प्रॉपर में प्रोटीन मिलता था, तो वो थोड़ा हुआ। ठीक है ना, इसके प्रिपेयर्डनेस मतलब कैसे, मिड डे मील की जो गाइडलाइंस है सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बनाती रहती है, और इसमें जो खाना मिलेगा वो एगमार्क क्वालिटी होती है, एक एगमार्क क्वालिटी होती है। ठीक है ना, तो आपको चेक करना है कि काजल आपको बताना है एगमार्क क्वालिटी कौन सी मिनिस्ट्री देती है, इसका भी मिनिस्ट्री अलग है, आप लगाओगे एगमार्क एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री लगाते, पर आप चेक करना एगमार्क क्वालिटी कौन सी मिनिस्ट्री देती है। ठीक है ना, मिड डे मील में आपको खाना मिलेगा, फूड्स, अगर आपको खाना नहीं मिल रहा है, 15 दिन से खाना प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो आपको फूड सिक्योरिटी अलाउंस दिए जाएंगे बाय द 5th ऑफ द सक्सेड मंथ, 15वीं तारीख को, मतलब कि पैसा दिया जाएगा आपको अगर आपको खाना नहीं मिल रहा है किसी वजह से भी। ठीक है ना, और ये स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जो राइट टू फ्री कंपलसरी एजुकेशन एक्ट आया था 2009 में, इसमें बनाई गई थी, वो इसको इम्प्लीमेंट करेगी मिड डे मील स्कीम को, तो याद रखना स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। और स्टेट में कौन इसे देखेगा, स्टीयरिंग कम मॉनिटरिंग कमेटी होती है स्टेट की, वो इसे प्रोसेस को इम्प्लीमेंट वाले को मैकेनिज्म मतलब चेक करेगी क्या क्वालिटी मिल रही है मील्स में, तो ये तो उसे इम्प्लीमेंट करती है मॉनिटरिंग, और स्टेट में कौन करती है, आपके स्टीयरिंग कम मॉनिटरिंग कमेटी। सपोर्ट कहाँ से मिलती है, सपोर्ट भाई फाइनेंशियल सपोर्ट एलिजिबल स्कूलों को मिलती है, एजेंसीज को मिलती है, फ्री फूड गेम्स बाय मतलब कि खाना वाला सपोर्ट मिलती है, इतना बस आपको याद रखो। ये मिड डे मील पूरी स्कीम होगी, क्या क्या आपको याद रखना है, कब स्टार्ट हुई, किस किस को सपोर्ट मिलती है, इसमें लिखा ओनली गवर्नमेंट स्कूल्स, और गवर्नमेंट एड भी, आपका मदरसा जो होते हैं उनको भी सर्व शिक्षा अभियान के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है PDS। PDS क्या है कि किसने स्टार्ट किया था ना, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, देखो ये आता है PDS। अभी रामविलास पासवान जी थे, वो एक्सपायर हुए, इसी मिनिस्ट्री के वो मिनिस्टर थे, तो उनके अंदर फूड सिक्योरिटी सिस्टम है। ठीक है ना, ये जॉइंटली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इसे वर्क करते हैं, कोई स्कैरसिटी ना है फूड की, खाने की। ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, आपको फूड प्रोवाइड करेगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, प्रोक्योर करना, खरीदना, स्टोरेज करना, और उसको सेंट्रल वेयर हाउसेज से स्टेट वेयर हाउसेज में सप्लाई करना। उसके बाद स्टेट की जिम्मेदारी होती है। स्टेट की क्या जिम्मेदारी होती है, एलिजिबल मतलब कि फैमिलीज कौन कौन है वो कार्ड बना के देना,
राशन इशू द राशन कार्ड, सुपरविजन करना कि वो फेयर्स ऑफ सस्ते गल्ले की दुकान जो है मतलब इस ढंग से काम कर रही है, उसके बाद स्टेट की गारंटी होती है क्या उसे करना। अब पीडीएस में क्या क्या दिया गया है, वीट है, राइस है, शुगर है और कैरोसिन है, बस ये याद रखना। शायद कैरोसिन हटाए नहीं जाने की बात चल रही है, आप थोड़ा चेक करना जाके, क्योंकि उज्ज्वला योजना लेके आए थे ना कैरोसिन को कम करने की, तो आप एक बार देख लेना, मैं थोड़े पुराने हैं तो आप एक बार देख लेना। ये पीडीएस में बस यही दिया जाता है। अब भाई वो नमक मिलता है और ये मिलता है, दालें मिलती हैं, ये कहाँ से होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट अपने आप देती है। पर पीडीएस में वीट, राइस, शुगर और कैरोसिन ही प्रोवाइड होगा। अदर चीज़ें जो मिलती हैं, नमक मिलता है, ये मिलता है, पल्सेस मिलती हैं कहीं ना कहीं कहीं पे, वो स्टेट और अपने आप देती हैं स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद इसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये एक सेपरेट टॉपिक है। अगर आप उठा के देखोगे सिलेबस यूपीएससी का तो एक सेपरेट है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे एक तरह से फेमाइन आ चुके थे, इम्पोर्टेड फूड हम खाने लगे थे, तब से स्टार्ट हुआ था शॉर्ट मतलब इस फेमाइन। तो उसके लिए क्या बनाया गया था, गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन सेटअप की थी और एफसीआई को मतलब कि इम्प्लीमेंट सेटअप किया था कि डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट स्टोरेज फूड के लिए फॉर द पीडीएस। तो स्टार्ट हो चुका था 1960 से, ठीक है ना। तो ये स्टार्ट हो चुका था। फिर 1970 में क्या किया कि यूनिवर्सल स्कीम्स लेके आए हम कि पीडीएस, अभी तक सेक्रेटरी बैकिंग नहीं है, पीडीएस स्कीम लेके आए सब सबसे जो आपका सब्सिडी वाला फूड प्रोवाइड करेंगे। 992 में हमें और इसे इफेक्टिव वे में करना था, विदाउट एनी स्पेसिफिक टारगेट तो नहीं रखे, पर हमने जनरली इसे और स्कीम को अच्छा करना था। तो हम इसके लिए 992 में क्या लेगा, रिवैम्प पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लेकर आए। रिवैम्प, हमने दोबारा से इसे रिवैम्प किया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, ठीक है चलो अच्छे से वर्क फिर करने लगा। फिर 997 हमने क्या किया, टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्योंकि पता लगा कि 992 में जो पुअर है, पुअर ऑफ द पुअर है, जो कोर सेक्शन है वो बहुत प्रॉब्लम में है। तो हमने टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लेके आए, फोकस ऑन द पुअर, फोकस ऑन द पुअर। अब इसमें टीपीडीएस में क्या किया गया, बिलो द पॉवर्टी लाइन और अबव द पॉवर्टी लाइन एपीएल कार्ड डिवीजन किया गया, ठीक है ना। उसके अंदर हमने फिर अंत्योदय अन्ना योजना चलाई। उसका एम क्या था, जो बिलो द पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन है उसको ज़्यादा, पुअर सेगमेंट को ज़्यादा हंगर उसमें से रिड्यूस करना है। तो ये 992 में हुआ जब से टीपीडीएस आया था, ठीक है ना। उसमें दो भाग में डिवाइडेड कर दिया गया था, आपको पता ही है, वो अबव द पॉवर्टी लाइन कार्ड होते थे, बिलो द, तो ये 997 से चलता आ रहा है, कारगिल से 2 साल पहले से। फिर नेशनल सर्वे कराया गया, उसमें पाया गया कि 5% जो पॉपुलेशन है इंडिया की, उसको मतलब वो बिना खाना खाए सो जाती है, ऐसा बताया गया, 2 स्क्वायर ऑफ द मील ए डे, ठीक है। फिर अंत्योदय अन्ना योजना को मतलब दोबारा से मतलब फोकस किया गया, जो अन्ना योजना आई थी उसे लॉन्च किया गया दिसंबर 2000 में। देखो टीडीपीडीएस में 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया, फिर अंत्योदय योजना लेकर आए 2-3 साल बाद 2000 में। फिर वो वन ऑफ द कोर पुअरेस्ट जो है, मतलब कि कोर जो है पुअरेस्ट, उनको फोकस किया गया। और उसके बाद 2013 में हम एक्ट लेके आ गए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। और इसमें क्या कर दिया, राइट टू फूड इज ए जस्टिसेबल राइट आपका, अगर आपको खाना नहीं मिल रहा है तो कोर्ट में भी जा सकते हो, आपका जस्टिसेबल राइट है, ऐसा बोल दिया गया। अभी फंक्शन कैसे करता है, ठीक है ना। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करते हैं, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है पिक्योर करती है मिनिमम सपोर्ट पे, और स्टेट को सप्लाई करती है सेंट्रल इशू प्राइस पे, एमएसपी पे नहीं भेजती, जिस एमएसपी पे सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदेगी उस पर नहीं, सेंट्रल इशू प्राइस पे देगी। एमएसपी तो बहुत होता है कि 1925 रुपये कुंटल वीट खरीदा गया एमएसपी पे, मुझे याद है हमारे यहाँ पे 1925 रुपये पे। क्या 1925 में स्टेट को भेजेगी, नहीं, वो तो कम में भेजती है, 5 रुपये 10 रुपये ऐसे बेचती है ना, सब्सिडाइज करके। तो सेंट्रल इशू हमेशा कम होता है प्राइस एमएसपी से, तो एमएसपी तक किसानों को दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है गोदाम तक, स्टेट तक। उसके बाद स्टेट का काम होता है उसे फेयर शॉप तक पहुंचाने का, और बेनिफिशियरी प्रोवाइड करवाना लोअर सेंट्रल इशू प्राइस पे। लोअर सेंट्रल, जो सेंट्रल ने उसे प्राइस दिए 5 रुपये में, सेंट्रल ने भेजा है 10 रुपये में, उससे भी कम प्राइस पे। तो आपने क्या देखा, पीडीएस पे कम प्राइस होगा, उसके बाद सेंट्रल इशू आपका एमएसपी से कम होगा, तो ये सब इशू कम होते चले जाते हैं, ठीक है ना। कैसे होता है कि फार्मर से सेंट्रल ने खरीदा, एफसीआई गोदाम में रखा, एफसीआई ने खरीदा, स्टेट गवर्नमेंट को दिया, फेयर शॉप पे गया, बेनिफिशियरी को प्रोवाइड किया गया। ये सारा एक सिस्टम है जो आपको मिला। इंपॉर्टेंट क्या इंश्योर करता है, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को स्टेबलाइजिंग करता है, फूड प्राइस को मतलब कम रखेंगे, और बफर स्टॉक मतलब फूड को मेंटेन करता है वेयर हाउसेस में कि एक्टिव रहे, हमेशा प्रॉब्लम आ जाए, और डिस्ट्रीब्यूशन करता है आपका फूड ग्रेन का, फूड सप्लाई का। ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ इसमें मतलब इशू है। इशू क्या है आप खुद सोचो, आप सामान लेने गए, एक तो मतलब वो कार्ड में आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कौन बेनिफिशियरी है, कोई भी चल देता भाई तेरा कार्ड कैसे बन गया, तो वो भी एक इशू है, आइडेंटिफिकेशन नहीं है। लीकेज है, जो मैंने आपको आज के एडिटोरियल में बनाया कि
आधी चीज़ क्या होती है ब्लैक मार्केटिंग में बिक जाती हैं, वही जो फेयर शॉप वाले हैं ब्लैक मार्केटिंग कर देते हैं, बेच देते हैं। फिर इशू इन द पिक्योरमेंट, ओपन एंड पिक्योरमेंट नहीं है, मतलब पिक्योर करने का एक बफर स्टॉक को फिल किया जाता है, ऐसे मतलब कभी कभी कागजों में भर दिया जाता है और वो बफर स्टॉक होता ही नहीं है, कभी कभी कागजों में इतना कम होता है बफर स्टॉक सड़ रहा है। तो ऐसे भी इशू में हमने देखे हैं। इशू विद स्टोरेज कैपेबिलिटी, मतलब कैग की एक रिपोर्ट आई थी कि गवर्नमेंट के पास स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है, तभी तो वो अनाज सड़ता है ना, बाहर खराब हो जाता है, रूटिंग हो जाएगा अनाज। फिर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, हैज इन फार्मर डाइवर्टेड टू लैंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ द कोर्स ग्रीन। इसमें क्या हो रहा है ना, देखो आप एमएसपी दे रहे हो, आपको पता है कि वीट पर राइस पे एमएसपी मिल रहा है हमें, आपको पता है कि हमें बाजरा पे एमएसपी नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बाजरा पे एमएसपी नहीं है, तो आप क्या वीट और राइस ही होंगे। तो उससे क्या होगा, जो डिस्क्रेज है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होता है ना, कि अलग अलग क्रॉप बोने से लैंड की फर्टिलिटी इंक्रीज रहती है, डाइवर्सिफाई हो जाएंगे कि दो ही क्रॉप बोने स्टार्ट कर देंगे बस, ठीक है ना। फिर से इन्वायरमेंट इशू भी आ जाएगा, अब दो ही क्रॉप बोएंगे तो वो क्रॉप ऐसी उन्हें पानी चाहिए, राइस को बोएंगे तो इन्वायरमेंट इशू आ जाएगा, इन्वायरमेंट अनस्टेबल हो जाएगा, जैसे पंजाब हरियाणा में हो रहा है, रैपिड जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लेशन होता जा रहा है। तो इससे क्या होगा, सॉइल और वाटर कंडीशन के, ठीक है, ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, ज़्यादा पैदावार हो तो फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें आती हैं। जब तो पंजाब और हरियाणा, वेस्ट यूपी के लोग सड़कों पे हैं, और वेस्ट यूपी के लोग थोड़े कम है क्योंकि गन्ने पे डिपेंडेंट है, और गन्ने पे अलग होता है, एमएसपी से अलग होता है उसके लिए, तभी तो ये लोग सड़कों पे हैं, क्योंकि एमएसपी किस पे मिलता है, जो पिक्योर की जाएंगी चीज़ें, मतलब कि वीट और राइस वो बहुत ज़्यादा बोते हैं, वीस और राइट बहुत ज़्यादा बोते हैं, तो उसकी उनका एमएसपी कम हो जाएगा, ख़त्म हो भी सकता है, उसमें है, मैं कभी बताऊंगा कैसे ख़त्म हो सकता है। रोल ऑफ आधार, हमें क्या रिफॉर्म करनी चाहिए, आधार को अटैच कर देना चाहिए भाई, उससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिल रहा है कि फिंगरप्रिंट लगाओगे तभी आपको मिलेगा, जो फेक और डुप्लीकेशन होता था ना आधार कार्ड को, कम हो जाएगा। टेक्नोलॉजी को उसमें ला देना चाहिए। आपकी एक वर्धा कमेटी आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट किया था, उसने बोला टेक्नोलॉजी बेस करो, टेक्नोलॉजी का पीओएस कर दो, कंप्यूटराइजेशन कर दो, आप पीडीएस पी या फिर फेयर प्राइस शॉप का कंप्यूटराइजेशन कर दो, कि एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन कर दो, मतलब एक हैंड से चलेगी और एक हैंड तक रहेगी, जो आज के अखबार में दिया गया है 4 पॉइंट, कि जहाँ से निकलेगा सब कुछ टैगिंग वैगिंग कर दो, आप कंप्यूटराइजेशन कर दो, आप उसमें क्या ऐड कर दो, उसमें आप क्या ऐड कर दो, उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐड कर दो, तो ये सब चीज़ें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस याद कर दो, जो स्टॉक बता दे आपको कितना कम हो गया है, क्या हो गया ऑटोमेटिकली करके, कुछ ऐसे करके। और फिर मतलब जैसे कुछ गवर्नमेंट ने किया भी है, तमिलनाडु ने किया यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम, ये तो मैं आपको कुछ गवर्नमेंट के बताता हूँ रिफॉर्म्स क्यों पढ़ने जरूरी है, क्योंकि ये डिफरेंट टॉपिक है, कि डिजिटलाइजेशन कराया राशन कार्ड का इन सारी स्टेट ने, उससे क्या होता है कि ऑनलाइन एंटिटी पता लगता है कि इसके पास कितना है, ऑनलाइन स्टोरिंग कितनी हो रही है, मंथली कितना सप्लाई हो रही है। कंप्यूटराइजेशन किया है जो फेयर प्राइस शॉप है इन सारी स्टेट ने, दिल्ली, तमिलनाडु एक्सेट्रा। इससे फ़ायदा क्या होता है कि एलोकेशन, आपको पता ही है वो सब चीज़ें। स्मार्ट कार्ड इशू कर दिया राशन कार्ड की जगह, मतलब स्मार्ट कार्ड आपने वहाँ पे लेके गया अपना स्मार्ट कार्ड, उसको ऐसे क्लिक किया जैसे आप एटीएम चलाते हो, पता लग जाता है कि हाँ भाई इसका ही है, उसमें वरना चढ़ाना पड़ता है, इतना करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें, एसएमएस आएगा आपके पास, अगर आपका आप लेने नहीं गए, किसी और ने आपके पैसे निकाल लिए लाइक बैंक से, तो एसएमएस आएगा, आप जाओगे भाई किसने निकाले, मैं तो लेके नहीं गया, किसके आधार कार्ड से ये विड्रॉल किया गया। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं आपकी जो आपको इसमें बताती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, एसएमएस बेस्ड मॉनिटरिंग होगी। उसके बाद आप वेब बेस्ड सिटीजन पोर्टल बना सकते हो। वेब बेस्ड में क्या होगा, अगर ओपन होगा ना, आप देख सकते हो किसको, इसके बेनिफिशियरी कौन है, कौन इसके नॉन बेनिफिशियरी है, एक तरह से ट्रांसपेरेंसी इनकी हो जाएगी आपके पीडीएस सिस्टम में। फिर बीच में एक बात आई थी, पीडीएस को और कैश ट्रांसफर कर देना चाहिए, मतलब कि पीडीएस ना देखे, जैसे अमेरिका में क्या होता है, अगर आप अमेरिका जाओगे वहाँ पे फूड कूपन्स दिए जाते हैं इंस्टेड ऑफ पीडीएस, फूड कूपन्स दिए जाते हैं गरीबों को। तो क्या करते हैं, कभी उनको खाना खाना है तो उस फूड कूपन का यूज़ कर सकते हैं। कुछ शॉप्स होती हैं, इवन मैकडी तक, उसमें मैंने देखा है कि मैकडी तक कुछ शॉप्स होती हैं, आप यूज़ कर सकते हो उन फूड कूपन्स का। फिर वो फूड कूपन्स वो सेंड कर देंगे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उन्हें पैसा प्रोवाइड कर देगी। तो कुछ ऐसा सिस्टम भी होता है कि अमेरिका में, तो इंडिया में करने की बात आई थी कि इंडिया में हम ऐसा कर सकते हैं, पर क्यों नहीं कर सकते इंडिया में, एक तरह से ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ क्या क्या प्रॉब्लम है, क्यों क्यों नहीं हमने अब तक किया, कि डायरेक्ट बेनिफिट दे दो, आप पैसा दे दो, खाना मत दो, आप अनाज मत दो, वीट मत दो, पीडीएस में आप उन्हें पैसा दे दो, ठीक है ना। तो ऐसे हम नहीं कर सकते, फिजिकल मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन रिड्यूस हो जाएगा। आप जो सप्लाई करते हो, सेंट्रल भेजेगा स्टेट को, स्टेट ऑफ फेयर शॉप पे भेजेगा, उसका मूवमेंट को आप मतलब कि रोक सकते हो, ऑटोनॉमी बढ़ जाएगी, जो उसे मन है वो खाएगा। वो कंजप्शन ऑफ बास्केट की कैसे बढ़ जाएगी, अभी वीट ले सकता है, शुगर ले सकता है, कैरोसिन ले सकता है, राइस ले सकता है, ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट अलग देना चाहे कुछ, तो मतलब उसे जो मन चाहेगा भाई, उसे तो नहीं खाना आता, डोसा खाना है, तो कंजप्शन ऑफ बास्केट इंक्रीज हो जाएगी, इनहेंस हो जाएगा, मतलब डाइवर्सिटी में रिड्यूस हो जाएगा, लीकेज में। जब तो पैसा डायरेक्ट मिल रहा है तो लीकेज की पॉसिबिलिटी नहीं है।
फैसिलिटी बेटर हो जाएंगी, प्रमोट हो जाएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन। वो कैसे भाई, डीबीटी कहीं तो आएगा, जनधन अकाउंट खोलने पड़ेंगे, जब उसे बेनिफिट लेना है तो उससे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये फेवर में लिखने हैं आपको डीबीटी के, ये डीबीटी के भी फायदे हैं और वैसे भी फायदे हैं, ठीक है ना। तो पीडीएस में क्या होता है कि इंसर्टिंग बेनिफिशियरी, मतलब कि ये एडवांटेज है और ये डिसएडवांटेज है। मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया। इन्फ्लेशन तो प्राइस वॉल्यूशन, मतलब कि प्राइस ना बढ़े और सस्ता, अगर प्राइस मार्केट में बढ़ा तो कहेगा मैं तो नहीं खरीदता मार्केट में, तो फेयर शॉप पे जाऊंगा। तो डिमांड कम हो जाएगी, तो डिमांड ऑटोमेटिक प्राइस इन्फ्लेशन में कंट्रोल आ जाएगा जो बाहर बेचने वाले हैं। इंश्योर हो जाएगा आपका, मतलब कि फूड सिक्योरिटी, आपको खाना मिलेगा, इंश्योर हो आप उस चीज़ से, फूड ग्रेन इवन रिमोट एरिया तक पहुँचेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम वही उल्टा, सब हाउस होल्ड नहीं गेन कर पा रहे हैं, लीकेज है उस बीच में कहीं ना कहीं, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड गेन है, वो बेकार सुगार सा खाना दे देते हैं, लैक ऑफ मतलब की वेरिएबिलिटी है, मतलब कि ड्यू टू द लो मार्जिन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें प्रॉब्लम है। अब कैश ट्रांसफ़र के क्या चीज़ है, मैंने आपको बताया कि कैश ट्रांसफर, हैंड पुअर के हाथ में पैसा आएगा तो इंक्रीज हो जाएगी चॉइस, बढ़ जाएगी ना, क्या वो खाएगा, पिज़्ज़ा खाऊंगा आज तो। फिर फेस्ड बाय द पुअर द पॉसिबिलिटी टू थ्रेट ऑफ द सोसाइटी, मतलब एक्सेस द क्रेडिबिलिटी सब हो जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल हो जाएगा, कैश को कंट्रोल कर सकते हैं ना, वो तो खाते में जाएंगे, तो डायरेक्ट यहाँ से बटन दबाया, ऑनलाइन उसके खाते में पैसे पहुँच गए। अब वो तो नहीं फिजिकल मूवमेंट में यहाँ से एक बोरी लेके चलनी पड़ी, फिर वो एंड तक पहुँचानी है, उसे चेक करने में डिफिकल्टी होती है। पोटेंशियल बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र का, ये सब चीज़ें इसके है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएंगी, आप मतलब भैया वो तो नहीं खाएगा खाना, वो तो दारू का खंबा लेकर आएगा, दारू पिएगा, ठीक है भैया पी लो भैया, एक्सपोज हो जाएगी, मतलब प्राइस वॉल्यूशन, वही इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। अब खाना लेके नहीं आया, अब खाना दुकान से लाएगा तो क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है, तो इन्फ्लेशन आ सकता है, ठीक है ना। और पुअर जो आदमी है वो एक्सेसिबल कैसे होगा, बैंक के उसके मतलब एक्सेस टू बैंक एंड पोस्ट ऑफिस इन सम एरिया, मतलब कि जहाँ पे बैंक की फैसिलिटी, पोस्ट ऑफिस फैसिलिटी थोड़ी बेकार है किसी किसी एरिया, रिमोट एरिया में, तो वो एक पॉसिबिलिटी कैसे होगी। अब फूड कूपन्स की बात आती है, जैसे मैंने अमेरिका का एग्जाम्पल दिया कि हाउस होल्ड को एक फ्रीडम है, चूज वेयर टू बाय द फूड, जहाँ से खरीदा, फूड कूपन दिए जाते हैं। इवन मैकडीज, आप कैफे कॉफी डे में जाकर कॉफी पी सकते हो उन फूड कूपन से। एक मेरा भाई है, उसने बताया कि बढ़िया चलता है सिस्टम। इंक्रीज द इंसेंटिविटी इन द कॉम्पिटिटिव प्राइस, मतलब ये सब चीज़ें वही हैं जो आपके कैश बेनिफिट की हैं, कूपन है वो आपके, वो आप यूटिलाइज कर सकते हो। बस एक चीज़ है, आपका जो चीज़ है ना फूड कूपन से आप फूड ही खरीद सकते हो, आप लिक्वर नहीं खरीद सकते, दारू नहीं खरीद सकते, ऐसी गलत चीज़ों में जो निगेटिव आइटम्स है उस वो नहीं खरीद सकते। तो उस चीज़ को रोक लगाने के लिए, ठीक है ना, इन्फ्लेशन तो ये भी बढ़ाएंगे, ठीक है ना। डिफिकल्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन, देयर हैज़ बीन नो टू डिले इन द इशूइंग फूड कूपन एंड इट इज इन द शॉप, मतलब कि थोड़ा डिले भी हो सकता है फूड कूपन इशू करने में, तुमने किसी और को दे दिया फूड कूपन, चोरी हो गया, ये वो सब चीज़ें की प्रॉब्लम है। वे फॉरवर्ड आप खुद पढ़ना, मैंने पीडीएस आपको हिस्ट्री से लेकर अब तक क्यों बताया, क्योंकि एक डिफरेंट टॉपिक है, आप जाके सिलेबस ओपन करोगे यूपीएससी का तो उसमें पीडीएस एक अलग टॉपिक दिखाई देगा। तो मैंने इंट्रोडक्शन से हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हो, इवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर से आपको पढ़ाया, क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या इसकी प्रॉब्लम है, कैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट वर्क करती हैं, क्योंकि 2020 में पीडीएस ही घुमा है और मे भी पॉसिबिलिटी है यूपीएससी क्वेश्चन रख सकती है पीडीएस से, मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने मिड डे मील आपको पढ़ा दिया, मैं आपको मिड डे मील पढ़ा नाउ वी कम बैक टू अवर हिंदू। तो ये वाला एडिटोरियल रिवैम करने की बात आ रही है पीडीएस को, ये वाला एडिटोरियल हमारा कवर हो जाता है। आगे चलते हैं, फिर ये मैंने आपको EIA भी पढ़ा दिया, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। अब आते हैं नेक्स्ट पेपर है टूवर्ड्स द पीस ऑफ द बॉर्डर। इसमें कुछ नहीं, हिस्ट्री की बात की है, दो तरफ से आप फाइट कर रहे हो। देखो इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी है, 2.5 स्ट्रेटेजी है इंडिया की, कि दो तो हम बॉर्डर पे लड़ सकते हैं, इधर पाकिस्तान से भी इधर भी, और इंडिया इंटरनल भी लड़ता है, तो 2.5 हो गया, 2.5 स्ट्रेटेजी बोलते हैं इसे, जो है इंडिया की। तो अभी तुम इधर भी फाइट करो, इधर भी फाइट करो, पर कुछ टाइम से क्या दिख रहा है आपको, चाइना भी आपसे मतलब कि बात कर रहा है प्यार से, पाकिस्तान से भी रिसेंटली 24 फरवरी को उसने सीज फायर का अपना बात की है, DGMO की 22 फरवरी को, तो वो भी साइलेंट हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स कहाँ घूम रही है, तो ये उसी की बात करते हैं। भाई कोविड चालू है, पाकिस्तान के गले में फंदा लटका हुआ है, एक तो FTA का, कोविड चालू है, ठीक है ना। और चाइना मतलब चाहता है कि मतलब एक अच्छी बात हो जाए उसकी US से, जो आपकी ट्रेड वॉर स्टार्ट है, प्रेसिडेंट चेंज हुआ है, बाइडन चेंज हुआ है, वो एक ऐसा स्टैंड लेके आया, मतलब कि अच्छी तरह बात हो जाए, जो ट्रम्प से लड़ाई थी। तो चाइना भी पीछे से बैकिंग कर रहा है कि यार नहीं तू थोड़ा शांत हो जा पाकिस्तान। तो ये सब कुछ रीज़न उन्होंने प्रिडिक्ट किए हैं, रीज़न, बस हमें इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। हम इसमें जो मैंने एक पॉइंट इसमें निकाला है आपको चीज़ें, ये आपका पंचील ट्रीटी मैंने निकाला है, ये क्या है, दोनों कंट्री बीच में साइन हुई थी, पंचील ट्रीटी मैंने निकाला, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये वाली ट्रीटी।
यह है पंचील ट्रीटी, ठीक है ना। 5 प्रिंसिपल पीसफुल कोएक्सिस्टेंसी, आपको चाइना और इंडिया रिलेशन लिखने गया तो ये आपको लिखना है। ये किसने साइन की, आपको होमवर्क देता हूँ। 1954 में पहली ट्रीटी थी बिटवीन चाइना और इंडिया। अब किसने 1954 में कौन होंगे आपके, और इंडिया के तो आपको पता होंगे, पर आपको चाइना के फाइंड आउट करना है। ये आपका होमवर्क है। चाइना के पीएम कौन थे जिनके बीच में साइन हुई थी, इंडिया के आपको पता है, जेएल। ठीक है, तो ये क्या ट्रीटी, इसके अंदर क्या क्या, आपको म्यूचुअली रेस्पेक्ट करनी है, सोवरेनिटी इंटीग्रिटी दोनों नेशन की, आपके म्यूचुअल नॉन एग्रेशन रखना है। 5 पॉइंट है, ये आपको हर जगह लिखने हैं। आप इंडिया चाइना में लिखो, किसी और नेशन के लिए लिख दो तो भी माने जाएंगे। नॉन इंटरफेरेंस करना है दूसरे के इंटरनल मैटर में, ठीक है ना। इक्वलिटी म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए आपका, पीसफुली को एग्जिस्टेंसी होनी चाहिए। 5 चीज़ें थी जो पंचील में साइन की गई थी 1954 में। ये तो होगी आपके प्री के लिए, प्री में पॉइंट देगा। फिर ये आपके पॉइंट, ये भी पॉइंट प्री का हो गया। अब इसमें क्या करना था कि ये सब चीज़ें थी, चाइना मतलब कि एक्सप्रेशन कहते हैं एशियन सोलिडिटी के लिए आपको दिखाए थे उन्होंने, और एंटी कम्युनलिस्टिक सेंटीमेंट इन द वेस्ट। तो ये सब चीज़ें पंचील आपको याद रखना है। अब चाइना ने किया क्या इसके बाद, भाई वो तो पहले से करता रहा। एक 12 होती जगह है आपको उत्तराखंड में, पहली बार उसने वहां पे किया था कि ये हमारा एरिया है। फ्यू मंथ बाद ही, ठीक है ना, उसके बाद उसने 1950 में मतलब कि टेरिटरी, मतलब आप कंस्ट्रक्शन जो हमारी टेरिटरी है ना, चाइना ने क्लेम करना स्टार्ट कर दिया, रोड बनानी स्टार्ट कर दी। फिर हमारे बीच में कोई डिमार्केटेड फॉर्मली मतलब ऐसे ही बनाएगी, डिमार्केटेड नहीं है, यहाँ से ट्रीटी है। तो चाइना हमेशा क्या करता है, अपना क्लेम करता रहता है। अरुणाचल प्रदेश में करता है, सिक्किम में करता है, फिर आपका एलएसी पे करता है, तो इसका वो काम चलता हुआ आ रहा है। और ठीक है, यही सारी बात इसमें की गई है। चाइना ब्लॉक करता है इंडिया को, मतलब कि बायलैटरल टॉक से। इंडिया बोलता है कि बायलैटरल टॉक कर लो भाई, बाउंड्री किसकी कितनी है। चाइना मना करता है, हम कोई बात नहीं करनी, पहले हमें हमारे एरिया दो, ये वो। और हद तो कब गुजर गई, 1962 में उसने वॉर भी हमारे ऊपर कर दी इस ट्रीटी के बाद। जब ये ट्रीटी हुई तो फिर कोलंबो एक प्रपोजल आया, जो आपके हमारे क्या कंट्रियाँ आपकी नॉन अलाइनमेंट कंट्री है, ना नाटो के साथ है ना यूएसएसआर के साथ है, हम नॉन अलाइनमेंट थे मतलब। तो उन्होंने कोलंबो प्रपोजल दिया, क्योंकि उसमें डिस्कशन करना था आपको इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट पे। तो चाइना ने मना कर दिया, हम बात नहीं करेंगे। तो कोलंबो एक प्रपोजल भी है, वो भी आपको याद रखना है। ये लिखने के लिए, आप लिखने के लिए आएंगे। तो वही है कि इनकन्सिस्टेंसी और आपका आपका कोडिक्टरी एटीट्यूड दिखाता है, कॉन्ट्रडिक्टरी एटीट्यूड दिखाता है चाइना। यही सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। पर आपको पंचील एग्रीमेंट याद रखना है क्या है, 5 इसके अंदर 5 प्रिंसिपल्स है, वो यार रेस्पेक्ट करनी है दोनों की। नॉन एग्रीगेशन, नॉन इंटरफेरेंस, इक्वलिटी, म्यूचुअल बेनिफिट और पीसफुल कोएग्जिस्टेंसी। 1954 में साइन हुआ था, जेएल नेहरू, सामने आपको बताना है चाइना की तरफ से कौन बैठा था। तो ये पंचील ट्रीटी है। मिड डे मील में आपको पढ़ा चुका हूँ, इस वाले से मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, शायद पीडीएस भी पढ़ा चुका हूँ आपको, उसके बेनिफिट भी बता चुका हूँ, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। और नोट्स मैंने शेयर कर ही दिए हैं ग्रुप में, आप जाके लेना। ईआई भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, इन्वायरमेंट एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये फेवरेट टॉपिक है इसका यूपीएससी का। 2-4 क्वेश्चन रखता है इससे, मतलब 1-2 साल छोड़ छोड़ के। जो लास्ट जो मेरे नोट से बचा है वो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ। पीसीए, ये तो हम पढ़ चुके हैं एनवायरनमेंट की, मतलब इकोनॉमिक की लाइव क्लास में भी। ये प्रॉम्प्ट आपका करेक्टिव एक्शन प्लान है आपका। तो इसमें क्या होता है, जब बैंक का एनपीए बढ़ने लगता है ना, बैंक कंगाली किरदार में जाने लगता है, तो आरबीआई स्टैंड देता है पीएसीए से, क्या करना है हम पढ़ेंगे। जब वीक फाइनेंशियल सिस्टम हो जाता है बैंक का, ठीक है ना, अंडर, तो आरबीआई उसे वॉच करने के लिए ये सिस्टम अप्लाई करता है, पीसीए। इंट्रोड्यूस किया था ये इसने, आरबीआई ने 2002 में इंट्रोड्यूस किया था। और क्यों किया गया था, जैसे लॉस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाए, पुअर एसेट क्वालिटी हो जाए, तब ये हम करेंगे। एम क्या था, चेक करना कि एनपीए को चेक करना कि कितना बैंकिंग सेक्टर में एनपीए बढ़ रहा है। और फिर इस वाले फ्रेमवर्क को जो रिवाइव किया गया 2017 में, ऐसा क्यों किया गया, एक रिपोर्ट आई थी वर्किंग ग्रुप की आपकी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल की, एक रिजोल्यूशन रिजिम आया था, तो आरबीआई ने इसे थोड़ा सा ठीक किया गया थोड़ा सा। अभी क्या करता है कि हेल्प करता है कि अल्टर द रेगुलेटरी करता है, मतलब कैसे रेगुलेट करेगा, एज वेल एज इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करेंगे, और डिपॉजिटर इफ द बैंक हिडिंग इन ट्रबल, तो दोनों को ये रेगुलेट करेगा, इन्वेस्टर को भी और डिपॉजिटर को, दोनों को ये क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। क्राइसिस आने से पहले ये रेगुलेट करेगा, बिफोर अटेन द क्राइसिस। क्राइसिस ना आ जाए तो पहले से ही चेक करना स्टार्ट कर देगा, उसके बाद भी फेल हो रहे हैं बैंक। तो मेजर्स क्या लेता है कि बैंक को हेल्थ सिस्टम अच्छा रहे, ये सब चीज़ें बात की गई हैं। और कैसे क्या क्या चेक करेगा, इसका नेट एनपीए कितना है, इसका रिटर्न ऑन एसेट कितना है, इसका टायर 1 आपका लिवरेज कितने है, इसका कैपिटल रिस्क वेट एसेट रेशियो कितना है, CRAR। एनपीआर CR में आपको बता रहा हूँ, रिटर्न ऑफ एसेट, तो रिटर्न कितने तरह से एसेट ये कर रहा है। टायर 1 एक अलग चीज़ होती है, टायर 1 लिवरेज रेशियो अलग पढ़ेंगे आप, वो बेसल वेसल में आते हैं टायर 1 लिवरेज, तो वो बेसल वेसल में पढ़ेंगे। पर मैंने CA बताता हूँ, CAR क्या होता है।
जैसे आपके बैंक ने किसी को एनपीए दिया, उसके अपज में उसको कुछ पैसा रखना होता है कि अगर ये बैड लोन हो गया कभी फ्यूचर में तो आपने कितना रखा है, कि आपने कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट कितने रखे हैं। अगर ये आपके हाई हैं तो आप समझ लो बैंक अच्छी कंडीशन में है। अगर ये आपके लो है, जो कैपिटल आपने रिस्क के लिए कैपिटल बचा के रखा है ना एसेट, अगर वो लो है तो आप खुद समझता हो बैंक आपकी प्रॉब्लम में है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, मुन्नाल सर ने पूछा था, ठीक है, तो बता दी मैंने। अगर ये हाई है तो अच्छी कंडीशन है कि आपकी कैपिटल जो है रिस्क के लिए हाई है आपके, आप हैंडल कर सकते हो। अगर कम है तो नहीं कर सकते आप, जो प्रॉब्लम आने वाली है। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली टू कॉमर्शियल बैंक, नॉन कोऑपरेटिव बैंक के लिए भी नहीं है, और एनपी जो आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है उनके लिए भी नहीं है। नॉन परफॉर्मिंग एसिड आपको पता ही है, ये 90 दिन तक अगर आप किसी का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट नहीं देते तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आ जाता है। फिर 12 मंथ तक नहीं देते तो स्टैंडर्ड में आ जाता है। फिर नहीं देते तो लॉस एसेट में आ जाता है। फिर डाउटफुल में चला जाता है। तो बस 90 दिन तक आप इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो तो किस में आ जाएगा, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे रहा तो एनपीए में आ जाएगा। आपको कैपिटल एडुकेशन रेशियो तो मैं बता चुका हूँ, वही है सारा। रिस्क वेटेड रेशियो क्या होते हैं मैंने आपको बता चुका हूँ। पीसी मेजर क्या लेता है भाई, मेजर तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा है कि बोरोइंग पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है पर कंप्लीटली लेंडिंग बैन नहीं करता है, कंप्लीटली बैन नहीं करता है पर मेजर को बैन कर देता है मोटी रकम लेने से। इंपोर्ट्स करता है रिस्ट्रिक्शन ऑन बोरोइंग ऑफ इंटरनल बैंकिंग, जो आपस में बैंक लेते हैं ना, इंटरनल बैंक मार्केट होता है, कॉल कॉल मनी और नोटिस मनी जो होता है इंटरनल जो लेते हैं पैसा बैंक, उसको रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। ठीक है ना, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। ब्रांच खोलने पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, चीज़ों पे न्यू लाइन को बिजनेस लाने पे लगा सकता है, रिकन्स्ट्रक्शन कर सकता है बैंकिंग का कुछ। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें पे वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है किसी भी चीज़ पे। इशू क्या होता है, आपका बैंक है, आपका पंजाब नेशनल बैंक, इस पर उसने रिस्ट्रिक्शन पीएसीए लगा दिए, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि इस पर रिस्ट्रिक्शन लग गया, कल कोई फेल हो जाए तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस लूज कर देगा, रेटिंग लूज कर देगा बैंक। भले से फ्यूचर में फेल ना हो, अच्छा हो जाए, पर कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, बैंक पैसा लेने आ जाएंगे, वही फिर क्रंच आ जाएगा, क्राइसिस आ जाएंगे। पीसी एक्सलेट करना, लॉस ऑफ मार्केटिंग शेयर, मतलब मार्केटिंग शेयर कम हो जाएंगे, और पोजीशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक के ऊपर क्वेश्चन बनना खड़ा हो जाएगा कि इतना बड़ा बैंक है, फेल हो रहा है, कि मतलब कि कुछ प्रॉब्लम है फिर बैंकिंग सिस्टम में, पब्लिक सेक्टर बैंक में। ठीक ठीक है ना, तो पीसीए सीन में गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट तो इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहती है, और पीसीए बैंक फेल हो रहे हैं, अब उनके तो मेजर पार्टनर कौन है, आपको पता है पब्लिक सेक्टर बैंक का गवर्नमेंट है, तो उसको वही क्वेश्चन उठाना स्टार्ट कर दिया, तो टसल आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में भी स्टार्ट हो जाती है, ये आ गया। आरबीआई गवर्नमेंट कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट ऑन द इमेज ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट आपका डेस्टिनेशन, ये सब चीज़ें हैं, ये आपको होता है पीसीए से। तो ये हमारा जो नोट्स की न्यूज़ थी, नियर अबाउट 30 पेपर थे, और ओवरऑल चीज़ हमने की बेसिकली पीडीएस और मिड डे मील से। अब थोड़ा हिंदू कम पढ़ लेते हैं, अपने हिंदू को चले जाते हैं। अब उसमें मोटी मोटी न्यूज़ है और इसमें कुछ नहीं रहा। जो न्यूज़ रह गई टूवर्ड द पीस वाली, मैं आगे चलता हूँ, आपको जल्दी जल्दी दिखाता रहता हूँ। ये आपको मैं बताया कि ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा मिड डे मील स्कीम के अंदर, अभी थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि पैसे नहीं है। जोमेटो वाला ने एक लड़की को पीट दिया, वो खाना लेके आया, उसने कैंसिल कर दिया, उसे गुस्सा आया, उसने उसे बजा दिया। ठीक है ना, उसके बाद आपका ये आता ना रामागुंदम, ये रामागुंदम एक जगह है आपके हैदराबाद में, और यहाँ पे एक फ्लोटिंग नेस्ट, मतलब कि फ्लोटिंग पावर सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। फ्लोटिंग पावर सोलर पावर प्लांट फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है, तो रांगादुंगन एनटीपीसी से डेवलप करिए तेलंगाना के अंदर। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट आप चला सकते हो। फ्लोटिंग से क्या होता है, एरिया भी बच जाता है। देखो आपने एग्रीकल्चर लैंड पे लगा दिया, तो उससे क्या होगा, एग्रीकल्चर लैंड तो खराब होगी ना, तभी तो वो स्कूल्स के ऊपर गवर्नमेंट बिल्डिंग की छतों पे लगाए जाते हैं। तो ये फ्लोटिंग के भी एक अच्छा ऑप्शन है। उससे दो तीन चीज़ें होती हैं, एक तो पानी के ऊपर लगाओगे तो रेडी, मतलब कि रेज आती है, वो इफेक्टिव वे में आती है। अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, एनडी जो एनडी का पेपर होता है उसमें लड़की नहीं देती थी, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था। गवर्नमेंट ने पूछा है, गवर्नमेंट मतलब सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा यूपीएससी से, ऐसा क्यों कर रहे हो आप, ये चीज़ याद रखना। अब एक आपका क्या आया था कि कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है कि कास्ट बेस्ड सेंसेक्स हो, एमएचए ने ऐसा मना कर दिया, कोई ऐसा सेंसेक्स नहीं होगा। जो हुआ था 2011 में, कास्ट मतलब हुआ था ना, कास्ट कैरी जो आउट हुआ था 2011 में, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, पर कास्ट सेंसस नहीं होगा। आपको याद रखना 2011 में ऐसा हुआ था, उससे पहले कास्ट सेंसस कब हुआ था ये आपको फाइंड करना है। ये कौन कराता है, कंडक्ट किसने कराया था, रूरल डेवलपमेंट ने कराया था, जो आपकी रूरल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। फिर जो अर्बन में कराया था वो आप किसने कराया था, मिनिस्ट्री ऑफ आपका हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन ने कराया था। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है ये ऐसा कोई सेंसस नहीं होगा। और हम पढ़ लेंगे बाद में कहीं। फिर आपको याद रखना है, ये आपको एक आईएनएस
आपको कारंज करके ये सर्विस में आ चुकी है, मतलब कि 3rd स्कॉर्पियन सबमराइन है। तो आपकी मिशन के बारे में पढ़ना है, कल मैं पढ़ाऊंगा इस मिशन के बारे में, कितनी इसके अंदर आनी है ये। फिर ये सिंपलीपाल में जो आग लगी हुई है, सेंट्रल ने टीम भेजी है उड़ीसा के अंदर, टैकल द फॉरेस्ट फायर। कल मैंने फॉरेस्ट फायर के लिए आपको पढ़ाया था, कल वाले नोट से फॉरेस्ट फायर मतलब फायर को कैसे हम रोक सकते हैं, कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, ये मैंने आपको चीज़ बताई थी। फिर इंडिया इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ रशियन मीट ऑफ अफगानिस्तान, मैंने कल पीस कीपिंग मिशन पढ़ाया था, वो 6+2+1 वाली स्ट्रेटेजी बताई थी। 6 तो नेबर हो गए, 2 उसके मतलब जो वर्ल्ड की रशिया और यूएस हो गया, +1 में अफगानिस्तान खुद। तो एक स्ट्रेटेजी थी आपकी जो प्रपोज की गई थी यूएन ने, तो इंडिया उसका पार्ट नहीं है। तो अभी बात चल रही है, जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई है, मे बी इंडिया को उसमें रखा जाए, ऐसा यूएस ने भी रिकमेंडेशन किया है कि इंडिया एक मेजर पार्टनर है। कल मैंने बाय मैप आपको डेवलपमेंट बताए थे किसके, अफ्रीका हमारे अफगानिस्तान से किया है। वो इंडो पीस की आपको प्रायोरिटी कोऑर्डिनेशन के बारे में बोला है, जिसे हम अच्छी तरह करना है कि इंडो और पैसिफिक की जो हमारी क्या बन सके, अच्छी कोऑर्डिनेशन हो चुकी है। क्वाड में आपको पढ़ा चुका हूँ, उसकी सेंट्रिक अप्रोच क्या होती है, चाइना को कंट्रोल करना और इंडो पैसिफिक रीजन को डेवलप करना, एक अच्छे कोऑर्डिनेशन। क्वाड में 4 नेशन है, आपको याद रखना है। ये स्टार्ट क्वाड का जो मतलब का माइंड सेट है, ये आपके जापान का माइंड सेट है, जो उनके शिंजो आबे जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये क्वाड बनाने का मशवरा दिया था, मतलब कि बताया था। तो जापान का माइंड इसके पीछे, माइंड है इसके पीछे। और इसमें भी 4 नेशन है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएस, ठीक है ना। तो ये है इसमें, ये मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए अच्छे से वर्क करे, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए ये। तो अब मैरीटाइम सिक्योरिटी मालाबार भी बन गया, उसमें ऑस्ट्रेलिया ऐड हो गया है। तो मालाबार भी एक तरह से क्वाड के सिमिलर ही है, पर मालाबार एक एक्सरसाइज है, इतना याद रखना। फिर ये बाइडन आ गया है कि अफगानिस्तान में अब क्या होगा, इंडिया को ऐड करने की बात चले, जो होगा हम उसको पढ़ेंगे, जो ये प्रपोज कर रहे हैं उसको नहीं पढ़ेंगे। एक दोहा कन्वेंशन आपको याद रखना, दोहा एग्रीमेंट याद रखना, ये अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में हुआ था, बैठा के बात की गई थी, दोहा। तो इंडिया का स्टैंड क्या है, मतलब अफगानिस्तान बोलता है कि हमें गवर्नमेंट में रहना है, कि ये हमारी गवर्नमेंट छीन लेंगे। अब तालिबान बोलता है कि पहले क्या क्या हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन हटाएं और हमें गवर्नमेंट का हिस्सा बनाएं, तब हम बात करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं इसमें करने वाली। अगर ये चीज़ें नहीं होती है, वहाँ से अपनी यूएस मतलब आर्मी विड्रॉल कर लेता है, यूएस विड्रॉल कर लेता है, तो एक प्ले फील्ड मतलब ओपन फील्ड बन जाएगा। चाइना भी आ सकता है बीच में, इधर रशिया तो घुसने स्टार्ट कर ही गया है। तो ये सारी चीज़ें बात की है। फिर जुंटा मिनिस्टर जो है आपके म्यांमार के, श्रीलंका को इन्वाइट किया गया है, उन्हें बिम्स्टेक की मीटिंग होने वाली है, ये भी मैं आपको कल बताऊंगा। मैंने एक बार पढ़ा रखा है, बिम्स्टेक 4 कारक सब एक साथ पढ़ाए थे मैंने। तो इसकी मीटिंग होने वाली है, इनको इन्वाइट किया गया है, मे भी इनसे अच्छी बात की जाए और इस चीज़ में बात करें, क्योंकि यूएनएचसी जो है तो उसने क्लेम किया है कि म्यांमार में जो वायलेंस हो रहे हैं, आपके जीनोसाइड हो रहे हैं, जो आपकी वुमेन को कत्लेआम हो रहा है, यूथ चिल्ड्रन उनके ऊपर जो हो रहा है, एक तरह से गलत चीज़ है, ऐसे यूएनएससी ने बोला, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। 5 इसमें होते हैं परमानेंट और इसमें 10 होते हैं टेम्प्रेरी, 2 साल में बनता है। इंडिया इसका पार्ट इस बार टेम्प्रेरी में आया है, तो हमें ये याद रखना है। हायर मतलब एक बॉडी होती है सिक्योरिटी के लिए। देखो अब रशिया ने भी इलीगल कंटेंट जो रशिया के ऊपर था, उन्होंने भी ट्विटर को मतलब बैन करना स्टार्ट कर दिया। फील टू रिमूव द लेटेस्ट रील्स, मतलब उन्होंने भी बैन करना। तो क्या एक रीज़न करता जा रहा है, दूसरा भी स्टार्ट हो गया। तो एक ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स है उन्हें कर्व करना स्टार्ट करने की, इंडिया नहीं विदेशों में भी हो रहा है। आपको बस इतना याद रखना है, ये वाला। दूसरा आता है बस आपको जो कैरिन एनर्जी, मैं 4 बार बता चुका हूँ, ये फिर बता रहा हूँ। कैरिन एनर्जी का एक प्रोजेक्ट था, वो 2000 में इंडिया में आई थी। कल मैंने आपको मैपिंग में ही बताया था कैरिन एनर्जी कहाँ कहाँ पे वर्क करती है इंडिया में। तो ये एनर्जी के लिए वर्क करती थी कैरिन इंडिया। इस पर क्या हुआ था, 2000 में इंडिया में आई थी और 2014 में मतलब इसने बहुत प्रॉफिट कमा लिया था। फिर गवर्नमेंट ने देखा तो प्रॉफिट बहुत कमा रही है, गवर्नमेंट एक लॉ लेके आई जिसे, और उस गवर्नमेंट लॉ के लेके बताया कि जो आपने 15 साल में प्रॉफिट कमाया है, उसके जो टैक्स आपने प्रॉफिट कमाया उस पर टैक्स दो। तो कैरिन इंडिया ने क्या बोला, भाई ये तो कोई ऐसा लॉ भी नहीं था तब हम आए थे, आप बीच में ही लॉ लेके आए, बाद में पीछे के पैसे मांग रहे हो। तो ऐसा इन्होंने गया, वो आर्ट्रीब्यूशन में गए, सिंगापुर आर्ट्रीब्यूशन में गए, वहाँ पे जीत गए। तो गवर्नमेंट को इतने 1.2 बिलियन रुपीज़ देने थे, तो गवर्नमेंट इंडिया ने क्या बोला, अपील अगेंस्ट फाइल करेंगे दोबारा से आर्ट्रीब्यूशन अवार्ड के लिए। तो इसे क्या बोलते हैं कि आप लॉ लेके आओ और प्रीवियस लॉ के पैसे मांगो, इसे बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव लॉ बोलते हैं, कि रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। ये थोड़ा याद रखना, क्या होता है कि आपने लॉ बना दिया और मैं आपसे बोलूँ कि जो आपने मुझसे 10 साल पहले जो इतना प्रॉफिट कमाया था उसके पैसे दो, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो हमने अब बनाया। हम बोले कि भाई मैं क्यों पैसे दूँ, तब आप रखते तो मैं सोचता, अब बीच में मैं कैसे दूँ पूरे पैसे। फिर यही बात होगी। फिर LIC आउंड IDBI एग्जिट फ्रॉम PSC फ्रेमवर्क, कि IDBI जो खतरे में चल रहा था, अब वो आपके PSC फ्रेमवर्क से थोड़ा एग्जिट हो गया, मतलब कि रिस्ट्रिक्शन हट गया है उस पर। तो ये मैंने इसलिए PSC आपको बता दी। और कोई न्यूज़ नहीं है। और क्या रिलेटेड है, मतलब कि गवर्नमेंट और मतलब कि बाइंग ओनली द ट्रस्टेड सोर्स।
ट्रस्टेड गवर्नमेंट जो टेलीकॉम कंपनी है ना, वो हवाई जो कंपनी ने बैन लगा दिया था चाइनीज़ टेलीकॉम जो इक्विपमेंट थे, क्या कर रहे हैं वो, प्राइवेसी से कंसर्न है हमारा, वो हमारा डाटा चुरा रहे हैं ये। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है, हम तभी खरीदेंगे जब हमारे ऊपर सिक्योर होगा, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन जब तक परमिशन नहीं देती है, ट्रस्टेड सोर्स से हम चीज़ें खरीदेंगे। फिर आप तो कुछ भी कर लोगे, आप चेकिंग कर लोगे क्या हम कर रहे हैं हमारी। अभी एक चीज़ और की गई थी, जो हवाई के चाइनीज़ मोबाइल चलाते हैं उनको बैन किया गया था, आर्मी पर्सन ना यूज़ करें, कोई सिक्योरिटी फोर्स वाला यूज़ ना करे, कोई आईबी वाला यूज़ ना करे, चाइनीज़ फ़ोन वो डाटा थ्रेट कर रहे हैं। ये सब चीज़ें आज के न्यूज़पेपर में, यही सब चीज़ें। फिर गवर्नमेंट ने ब्लॉक किया है, यूआरएल ब्लॉक किए हैं, यूआरएल जो होते हैं आपके उनको ब्लॉक किया है। किस एक्ट से किए हैं, वही आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जो एक्ट है 2002 69A से ब्लॉक किया है, उसके अंडर पावर है कि ऐप भी ब्लॉक, जो ऐप हुए ना चाइना कोविड टाइम पे, वो भी इस एक्ट से किए गए थे, सेक्शन 69A के अंदर ही। तो ये किसके अंडर आता है, ये आता है आपका आईबी मिनिस्ट्री के, आईबी मिनिस्ट्री के, इंफॉर्मेशन टेक मतलब की ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर था, ना कि एमएचए के। तो इतनी ही न्यूज़ थी ना, नीचे न्यूज़ कितनी, ये देखो वर्ल्ड फेमस जोड़ी है वीवीएस लक्ष्मण राहुल द्रविड़ एक साथ उतरते थे, दीवार थे इंडिया की। अगर ये 5 दिन भी खिला दो तो 5 दिन दोनों खेले। तो यहीं पे हम खत्म करते हैं न्यूज़पेपर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल